सेमेस्टर 4 बीवीएम के यूनिवर्सिटी के लिए पॉलिटिकल साइंस मेजर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोक नीति कार्यान्वयन की प्रक्रिया का विस्तार वर्णन कीजिए। ये जो लोक नीति है, लोक नीति के बारे में आपने पढ़ लिया है। लोक नीति क्या होता है आपको पता है। उसका जो कार्यान्वयन है मतलब उसको जो लागू करने की प्रक्रिया है उसके बारे में बताना है। उसका क्या प्रक्रिया है उसके बारे में विस्तार से आपको वर्णन करना है। ठीक है कि लोक नीति कार्यान्वयन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले की वीडियो देखें तो आपको ये पता होगा किस तरह से इसकी जो कार्यान्वयन का प्रक्रिया है वो होता है, लेकिन आज हम लोग डिटेल में समझेंगे किस तरह से होता है। ठीक है, आपने सिर्फ कार्यान्वयन को पढ़ा होगा कि इसको लागू किया जाता है, कैसे लागू किया जाता है। आज इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 15 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। लोक नीति कार्यान्वयन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग समझना। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही में अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल का मेंबरशिप जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम बहुत ही जल्द हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का क्लास लाने वाले हैं। ठीक है, स्पेशल क्लास लाने वाले जहां पर आप सिर्फ पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। मात्र 29 रुपये महीने में आपको पैसा लगेगा। चैनल का मेंबरशिप आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। भूमिका को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि लोक नीति निर्माण का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है नीति का कार्यान्वयन। ठीक है, लोक नीति निर्माण का सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है नीति को लागू करना, नीति का कार्यान्वयन। ठीक है, कोई भी नीति चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना बनाई जाए, उसका वास्तविक प्रभाव तभी दिखता है जब वह जमीन पर सही तरीके से लागू किया जाए। चाहे आप कितने भी सरकार चाहे कितना भी अच्छा नीति बना ले, जब तक उसको जमीन पर सही तरीके से लागू ना किया जा सके तब तक वो किसी काम का नहीं होता। आगे इसमें कहा जा रहा है कि नीति का कार्यान्वयन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार की योजनाएं, कानून, कार्यक्रम और निर्णय लोगों तक पहुंचते हैं। ये जो कार्यान्वयन है, नीति का जो कार्यान्वयन है, वह ये ऐसा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ही सरकार की योजनाएं, कानून, कार्यक्रम और निर्णय लोगों तक पहुंच पाते हैं। यही कारण है कि नीति निर्माण की सफलता पूरी तरह उसके कार्यान्वयन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। किस तरह से उसको जमीन पर उतारा गया, किस तरह से उसको लागू किया जा सका। आगे हम लोग देखते हैं लोक नीति कार्यान्वयन की प्रक्रिया। आपके क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया था कि जो लोक नीति है उसका कार्यान्वयन किस प्रकार से होता है, उसकी प्रक्रिया के बारे में बताइए। तो हम लोग देखने वाले लोक नीति कार्यान्वयन की प्रक्रिया को। ठीक है, लोक नीति कार्यान्वयन की प्रक्रिया। कहा जा रहा है कि नीति कार्यान्वयन को आमतौर पर 6 क्रमबद्ध चरणों में समझा जाता है। जो नीति कार्यान्वयन है मतलब जो नीति लागू करने का तरीका है उसको आमतौर पर 6 क्रमबद्ध चरणों में समझा जाता है। प्रत्येक चरण नीति को जमीन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सभी चरण नीति को जमीन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि कोई भी कर्म होता है तो कर्म के अनुसार ही चलते हैं तभी जाकर के एक सही दिशा में चल पाता है। तो पहला जिसका चरण है वो है नीति की व्याख्या और स्पष्टता। नीति की व्याख्या और स्पष्टता 6 चरणों में हम लोग इस चीज को समझेंगे। ठीक है, कि नीति का कार्यान्वयन किस प्रकार से किया जाता है, उसकी प्रक्रिया को 6 चरणों में हम लोग समझेंगे। पहला जो चरण है वो है नीति की व्याख्या और स्पष्टता। नीति की व्याख्या और स्पष्टता। किसी भी नीति को लागू करने से पहले उसे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जाता है। क्या कहा गया कि किसी भी नीति को लागू करने से पहले उसे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जाता है। नीति के उद्देश्य, लक्ष्य, दिशा निर्देश, लक्षित समूह, संसाधन और अपेक्षित परिणामों को साफ किया जाता है। यदि नीति स्पष्ट हो तो कार्यान्वयन में भ्रम और गड़बड़ी पैदा हो सकती है। यदि नीति अगर अस्पष्ट हो मतलब साफ ना हो, अगर अच्छे से पता ना चल पा रहा हो, नीति के बारे में अच्छे से समझ में ना आ रहा, तो कार्यान्वयन में भ्रम और गड़बड़ी पैदा हो सकता है। इस चरण में यह तय किया जाता है कि नीति किस विभाग द्वारा किस स्तर पर और किस प्रक्रिया के माध्यम से लागू की जाएगी। और ये जो पहला चरण है इसमें यही तय किया जाता है कि नीति जो है वो किस विभाग के द्वारा, किस स्तर पर और किस प्रक्रिया के माध्यम से लागू की जाएगी। ठीक है, तो पहले चरण को आपने समझ लिया। दूसरा जो चरण है वो है संस्थागत व्यवस्था और संगठनात्मक ढांचा। संस्थागत व्यवस्था और संगठनात्मक ढांचा। ठीक है, नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संस्थाएं, विभाग, समितियां और प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया जाता है। प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया जाता है, जैसे कि स्वास्थ्य नीति के लिए स्वास्थ्य विभाग, जिला स्तरीय अस्पताल, पंचायतें, नगर निगम आदि के बीच काम का बंटवारा किया जाता है। वही कहा जा रहा है कि संस्थागत व्यवस्था और संगठनात्मक ढांचा। कोई भी जब नीति लागू किया जाता है तो नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक दशाएं, विभाग, समितियां और प्रशासनिक इकाइयों को गठन किया जाता है। किस तरह से उसको लागू किया जाएगा, उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि अगर स्वास्थ्य नीति के बारे में कोई लागू किया जा रहा है, कोई नीति लागू किया जा रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग, जिला स्तरीय अस्पताल, पंचायतें, नगर निगम आदि के बीच में काम का बंटवारा कर दिया जाता है, किसको क्या काम करना है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस चरण में कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति, इस चरण में कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और कार्य निर्धारण भी शामिल है।
सभी के लिए जो कार्य निर्धारण है वो फिक्स है, ठीक है। प्रशिक्षण भी है, नियुक्ति भी है, ये सारी चीज़ें पहले से फिक्स हैं। यदि प्रशासनिक ढांचा मजबूत ना हो तो नीति का असर कमजोर पड़ जाता है। यदि प्रशासनिक ढांचा का मतलब है कि उसको किस तरह से लागू किया जाएगा, कौन से अधिकारी, कौन से विभाग, कौन से लोग उसको देखेंगे, उसका देखरेख करेंगे, अगर ये चीज़ सही से नहीं हो पाया तो जो नीति है वो कमजोर पड़ जाता है। तीसरा जो चरण है इसका वो है संसाधनों की उपलब्धता। संसाधनों की उपलब्धता और वितरण। नीति को लागू करने के लिए धन, मानव संसाधन, तकनीक, मानव संसाधन का मतलब स्टाफ, ठीक है, जो लोग को आप काम सौंप रहे हैं, तो तकनीक, मशीनें, सामग्री और सूचनाओं की आवश्यकता होती है। इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इस चरण में सरकार बजट आवंटित करती है और इसी चरण में जो तीसरा चरण है संसाधनों की उपलब्धता और वितरण, इसमें सरकार बजट आवंटित करती है, सामग्री उपलब्ध कराती है और जरूरी संसाधनों का प्रबंध करती है तीसरे चरण में। उदाहरण प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्माण सामग्री, इंजीनियर, सर्वे टीम, फंड आदि प्रबंधन, ये सभी क्या है तो एक क्रमबद्ध तरीके से चलता है। संसाधन जितने पर्याप्त होंगे नीति का प्रभाव उतना ही मजबूत होगा और संसाधन जितने पर्याप्त होंगे उतना ही तरीके से नीति का प्रभाव अच्छे से चल पाएगा। जैसे अभी जो स्टूडेंट है उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है, संसाधन ही नहीं तो स्कॉलरशिप कहाँ मिलेगा। सरकार के द्वारा जो नीति लाया गया स्कॉलरशिप वाला वो चल नहीं रहा है, जो मैया समान योजना है वो भी 2 महीने से नहीं मिल रहा है और उसी कारण बहुत सारा काम तो नहीं भी हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारे और भी जो काम है जो नीति सरकार के द्वारा बनाया गया वो नहीं चल पा रहा, तो फंड ही नहीं तो कहाँ से चलेगा। चौथा जो इसका फेस है, चौथा जो चरण है वो है कार्यान्वयन की वास्तविक प्रक्रिया। अब लागू करने की जो वास्तविक प्रक्रिया उस चीज को समझते हैं। यह वह चरण है जहां नीति वास्तव में जमीन पर उतरती है। ये जो चरण है चौथा, इसी समय नीति को जो बनाया गया है वो वास्तविक जमीन पर उतरती है। जैसे स्कूलों में मध्याह्न भोजन बांटना, टीकाकरण अभियान चलाना, सड़क निर्माण शुरू करना, सब्सिडी देना, किसानों के खाते में राशि भेजना, ये सब क्या है तो अब पहले तो जांच हो गया। सबसे पहले तो आपने ये देख लिया कि किस विभाग के बारे में, किस विभाग के द्वारा ये चीज करी जाएगी, किन लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, कौन से लोग होंगे, ठीक है, संसाधन कितना है, संसाधनों के बारे में आपने समझ लिया। अब कार्यान्वयन की वास्तविक प्रक्रिया शुरू होगी, जो नीति वो जमीन में लाया जाएगा। अब सीधा सीधा क्या है, अगर एक उदाहरण के तौर पर हम लोग समझे तो स्कूल में मध्याह्न भोजन को बांटना, ठीक है, टीकाकरण अभियान चलाना, सड़क निर्माण शुरू करना, सब्सिडी देना, किसानों के खाते में राशि भेजना, ये सब क्या है अब डायरेक्ट जमीन पर ही लागू होने लगा। आपको सभी लोगों के बारे में पता है कि कौन से विभाग के बारे में, कौन से विभाग को हमने काम दिया है और कौन सा विभाग ये काम करेगा, तो ये सब चीजें आपने देख लिया। चौथे चरण में लोगों के पास ये जमीन पर उतर जाता है, जो नीति बनाया गया वो जमीन पर उतर जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि इस चरण में सरकारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्थाएं और समुदाय मिलकर वास्तविक कार्य करते हैं। यही वह चरण है जहां जनता सीधे नीति का प्रभाव अनुभव करती है। यही जो चरण है यहाँ पर जनता सीधे नीति के प्रभाव का अनुभव करती है कि जो नीति सरकार के द्वारा बनाया गया वो हमारे लिए कितना लाभदायक है। पांचवा जो चरण है वो है निगरानी और मूल्यांकन। अब निगरानी और मूल्यांकन मतलब देखरेख और इसका मूल्यांकन कि सही चल रहा है या फिर नहीं, लाभ है या फिर हानि या फिर सुधार का जरूरत है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है इसमें कि कार्यान्वयन के दौरान सरकार यह लगातार देखती है कि नीति सही तरीके से चल रही है या फिर नहीं। इसके लिए रिपोर्ट, सर्वे, निरीक्षण, ऑडिट, समीक्षा बैठकें और फीडबैक लिए जाते हैं। ये सारी चीजें होती हैं, जिसके बाद आपको पता चलता है कि जो नीति लागू किया गया था वो सही से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। यदि किसी स्तर पर समस्या मिलती है तो उसे तुरंत सुधारा जाता है। यह चरण नीति को अपडेट करने, उसमें सुधार करने और उसे और प्रभावी बनाने में मदद करता है। ये जो चरण है, पांचवा चरण, ये नीति को क्या करता है, उसकी समस्याओं को सही करने के लिए, उसको तुरंत सुधारने के लिए, नीति को अपडेट करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए मदद करता है। यह कार्यान्वयन की गुणवत्ता की गारंटी देता है। ये कार्यान्वयन की गुणवत्ता की गारंटी देता है। ये जो मूल्यांकन है ये कार्यान्वयन की गुणवत्ता की गारंटी देता है कि अगर कोई गलती हो जाता है, लागू करने में कोई गलती हुआ है तो उसको सुधारा जाएगा। छठा जो चरण है वह है प्रतिक्रिया और सुधार, फीडबैक और संशोधन, ठीक है। अंतिम चरण में जनता, लाभार्थियों, मीडिया, सांसदों, विधायकों, अधिकारियों और विशेषज्ञों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर नीति में सुधार किया जाता है। जैसा प्रतिक्रिया रहा उसके आधार पर सरकार के पास ये बात जाता है और उसके आधार पर जो सुधार है वो किया जाता है नीति में। कई बार कार्यान्वयन के दौरान ऐसी समस्याएं सामने आती है जिनका समाधान नीति के बदलाव या नए प्रावधान जोड़कर किया जाता है, ठीक है। तो कई सारे ऐसे चीज हैं जहां पर नीति का बदलाव या फिर उसको नए प्रावधान जोड़ करके किया जाता है। उदाहरण में आप समझ सकते हैं जैसे कि मनरेगा में आधार लिंक की व्यवस्था बाद में जोड़ी गई, क्योंकि आधार का सुविधा पहले नहीं था, मनरेगा बहुत पहले से था। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर सब्सिडी की प्रक्रिया बदली गई। जो उज्ज्वला योजना लाया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा उसमें सिलेंडर सब्सिडी की प्रक्रिया भी बदली गई। तो ये सब क्या है, कभी कभी जो नीति लाया जाता है उसमें उस टाइम कोई समस्या नहीं होती, बल्कि लास्ट अगर वो चलने लगी तो चलने के बाद कुछ समय के बाद उसमें समस्या उत्पन्न होती है, तो उसको बाद में भी ठीक किया जा सकता है मूल्यांकन के जरिए, उसको देखरेख के जरिए। कहा जा रहा है कि इस चरण से पता चलता है कि नीति कितनी प्रभावी रही और भविष्य में उससे क्या सुधार किए जा सकते हैं, ठीक है।
तो 6 चरणों में इसके बारे में हमने समझ लिया कि नीति का क्रियान्वयन किस तरह से होता है, नीति को जमीन पर किस तरह से उतारा जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं लोक नीति कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। ये जो लोक नीति कार्यान्वयन है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो पहला है प्रशासनिक क्षमता। प्रशासनिक क्षमता, ये सब कारक हैं जो लोक नीति को जमीन पर लागू करते हैं। क्षमता, ठीक है। कहा जा रहा है किसी भी नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए सबसे आवश्यक चीज है कुशल और प्रशिक्षण प्रशासन। यदि अधिकारी अनुभवी हो, पर्याप्त संख्या में स्टाफ उपलब्ध हो और तकनीकी ज्ञान सही हो तो नीति बहुत ही प्रभावी ढंग से जमीन तक पहुंचती है। इसके विपरीत प्रशासनिक कमजोरियां जैसे कि कमजोरी की कमी, प्रशिक्षण का अभाव और धीमी प्रक्रिया, प्रशिक्षण का अभाव हो या फिर धीमी प्रक्रिया हो, नीति के परिणामों को काफी हद तक प्रभावित कर देती है। अगर लोग आपके पास पढ़े लिखे हो, तार्किक हो, अनुभवी हो तो जल्दी जल्दी काम होता है। अगर वही चीज विपरीत हो जाए तो बहुत ही कम काम होता है। तो ये सब क्या है, कारक हैं नीति के कार्यान्वयन के लिए, जिम्मेदार चीजें। दूसरा है राजनीतिक समर्थन। नीति को लागू करने में राजनीतिक इच्छा शक्ति सबसे बड़ा आधार बनती है। नीति को लागू करने में राजनीतिक इच्छा शक्ति सबसे बड़ा आधार बनती है। यदि केंद्र या राज्य सरकार नीति के पक्ष में दृढ़ रहती है, मतलब सही से वो चाहे कि हमको लागू करना है, तो प्रशासन को स्पष्ट दिशा मिलती है और आवश्यक संसाधन भी समय पर उपलब्ध किए जाते हैं। कि अगर सरकार चाहे तो तुरंत ये काम हो सकता है। सरकार अगर दृढ़ रहे, अगर मजबूत तरीके से काम करवाना चाहे तो तुरंत हो सकता है। विभाग तुरंत चुना जा सकता है, जो लोग हैं, जो स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, वो तुरंत चुने जा सकते हैं, ठीक है। तो तुरंत इससे काम हो जाएगा। जो फंड है वो तुरंत पास कर दिया जाएगा, तो इससे काम तुरंत होगा। वही कहा जा रहा है कि नीति को लागू करने में राजनीतिक इच्छा शक्ति सबसे बड़ा आधार बनती है। यदि केंद्र या राज्य सरकार नीति के पक्ष में दृढ़ रहती है तो प्रशासन को स्पष्ट दिशा मिलती है और आवश्यक संसाधन भी समय पर उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन यदि राजनीतिक नेतृत्व अस्थिर हो गया या फिर बार बार फैसले बदलते रहे तो कार्यान्वयन धीमा पड़ जाता है और नीति का असर कमजोर रह जाता है। इसलिए राजनीतिक स्थिरता और समर्थन बेहद जरूरी महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्कॉलरशिप अगर देना रहता ना तो सरकार बहुत ही पहले ये सब काम कर लेते, लेकिन देना नहीं है तो इसके लिए बहुत ही धीमे धीमे चल रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो कारक है वो संसाधनों की उपलब्धता। जिस तरह संसाधन उपलब्ध हो उसी तरह से काम भी होगा। तो नीति के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों का उपलब्ध होना बहुत ही जरूरी है। कहा जा रहा है कि संसाधन जैसे कि पैसा हो गया, अधिकारी, तकनीक, मशीनें, कार्यालय, वाहन आदि, ठीक है, वाहन आदि नीति के कार्यान्वयन का आधार होते हैं। ये सब क्या है, तो नीति के कार्यान्वयन के ये आधार होते हैं। जैसा संसाधन होगा उसी तरह से नीति को लागू किया जा सकेगा। यदि बजट पर्याप्त हो और संसाधन लगातार उपलब्ध होते रहे तो नीति बिना रुकावट आगे बढ़ती है। लेकिन जब बजट कम होता है, सामग्री समय पर नहीं पहुंचती या स्टाफ की कमी होती है तो नीति अधूरी रह जाती है। इसलिए संसाधनों का निरंतर उपलब्धता नीति की सफलता की मुख्य शर्त है, ठीक है। तो ये तीसरा इसका कारक था। चौथा जो कारक है नीति के कार्यान्वयन के लिए वो है संस्थागत समन्वय। संस्थागत समन्वय, ठीक है। इसमें यह कहा जा रहा है कि एक नीति को लागू करने में कई विभाग, एजेंसियां और स्थानीय स्तर की संस्थाएं एक साथ काम करती हैं। किसी भी नीति को लागू करने के लिए कई सारे विभाग होते हैं, एजेंसियां होती हैं, स्थानीय स्तर पर जो संस्थाएं होती है वो होती है, एक साथ मिलकर ये काम करती हैं। यदि इन सब के बीच तालमेल अच्छा होता है तो सूचनाएं समय पर साझा होती हैं और भूमिकाएं स्पष्ट होती हैं। यदि तालमेल अच्छा हो तो सभी जो सूचनाएं वो एक साथ साझा होती है और भूमिकाएं भी स्पष्ट होती हैं। भूमिकाएं मतलब क्या मेरा रोल है उसके बारे में उसको पता होता है, तो नीति बहुत सहज रूप से चलती है। लेकिन समन्वय की कमी होने पर भ्रम, देरी और टकराव जैसी समस्याएं पैदा होती है। इसलिए विभागीय तालमेल नीति लागू करने के मुख्य स्तंभ है। अगर तालमेल सही समूहों में रहे तो अच्छे से कोई भी नीति लागू किया जा सकता है, अगर टकराव रहे तो नहीं हो सकता, ठीक है। यह चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। पांचवा जो इसका कारक है वो है हित समूह की भूमिका। हित समूहों की भूमिका, जो भी हित समूह उसकी भूमिका अच्छी होनी चाहिए। यूनियन हो या फिर किसान संगठन हो, सामाजिक संस्थाएं हो, व्यापारिक समूह और एनजीओ कई बार नीति को सकारात्मक रूप से समर्थन देते हैं, जिससे कार्यान्वयन तेज होता है। अगर ये सारे जो संगठन है, जो समूह है, सही से सकारात्मक तरीके से समर्थन देते तो नीति का जो कार्यान्वयन है वो तेज रहेगा। लेकिन कभी कभी ये समूह विरोध भी करते हैं, जैसे नीति के सफल संचालन में बाधाएं आती है। इसलिए हित समूह का सहयोग या विरोध नीति की दिशा और गति दोनों को प्रभावित करते हैं। नीति की दिशा और गति दोनों को प्रभावित करती है हित समूह की भूमिका, कि वो लोग क्या चाहते हैं। क्रियान्वयन का कारक है वो है जनता का सहयोग और जागरूकता। जनता का सहयोग और जागरूकता, नीति की सफलता जनता की भागीदारी पर निर्भर करती है। यदि लोग नीति को समझते हैं, उसके लाभों को जानते हैं और सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं तो कार्यान्वयन बहुत ही आसानी से होता है। जैसे कि टीकाकरण जो भी कोरोना के टाइम में दिया गया, या फिर कोई भी टीकाकरण, ठीक है, स्वच्छता अभियान, शिक्षा योजनाएं। लेकिन जागरूकता की कमी, अफवाहें या सामाजिक बाधाएं हो तो नीति को अपनाने में कठिनाई आती है। इसलिए जनता को शिक्षित और जागरूक बनाना अत्यंत आवश्यक है।
तो ये इसको कुछ प्रभाव है जिसके ये कुछ इसके कुछ कारक हैं जो नीति के कार्यान्वयन के लिए कारक माने जाते हैं, महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। लोक नीति का कार्यान्वयन किसी भी नीति की सफलता या असफलता निर्धारित करने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अच्छी नीति तभी प्रभावी बनती है जब उसका उद्देश्यों के अनुसार सही तरीके से लागू किया जाए। जब उसका उद्देश्यों के अनुसार सही तरीके से लागू किया जाए। कार्यान्वयन में व्याख्या, संस्थागत व्यवस्था, संसाधन प्रबंधन, निगरानी और प्रतिक्रिया जैसे चरण बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। और बहुत सारे पॉइंट इसमें कहा गया कि समूह का सही होना, बहुत सारी चीजें होना चाहिए। ठीक है, स्टाफ का सही होना, कर्मचारियों का, विभागों का सही होना, तब जाकर के कार्यान्वयन होता है, नीति का कार्यान्वयन सही तरीके से चल पाता है। ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चैनल पर दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।